हाय, वेलकम टू स्पैन स्टक। ये हमारा शेयर वॉल का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री एलिमेंट के बारे में। हमारा जो पिछला दो लेक्चर था वो जनरली डिस्कशन हुआ था यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट और जनरल रेनफोर्समेंट के बारे में, जिसमें हम लोग बाउंड्री एलिमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किए थे। इस वाले लेक्चर में हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम अपना जो बाउंड्री एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखें और उसको सीखें। साथ साथ में जो हमारा IS 13920 का जो क्लोजेज है रिलेटेड टू द बाउंड्री एलिमेंट वो क्या बोलता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में आप कैसे इस चेक को परफॉर्म कर सकते हो। और सबसे पहले ये समझते हैं कि बाउंड्री एलिमेंट कहते किसको है। देखो, शेयर वॉल के जब एंड पे मैं यहाँ पे शेयर वॉल ड्रॉ करूंगा, आप जब शेयर वॉल पे एंड पे आप हाई स्ट्रेंथ रीबार प्रोवाइड करते हो, चाहे हायर डायमीटर ऑफ रीबार प्रोवाइड करते हो इसके एज पे, ठीक है, और इसको स्ट्रेंथन करते हो बाय गिविंग लॉन्गिट्यूडिनल रीबार, आप कह सकते हो ट्रांसवर्स रीबार के साथ। जब इसको आप स्ट्रेंथन करते हो इस वाले पार्ट को, तब उस केस में यहाँ पे कहते हो कि मैंने यहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट दिया हूँ। चाहे आप ऐसे दे सकते हो या सेकंड में आप बल्ब भी बना सकते हो। ये भी आपका बाउंड्री एलिमेंट का ही पार्ट है। आप चाहे देखो, अब क्या होता है कि देखो, अगर आप ऐसे प्रोवाइड करोगे तो आर्किटेक्चरल अपीयरेंस थोड़ा इसका सही नहीं रहेगा और थोड़ा ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के टाइम पे हम लोग ऐसे बहुत कम देते हैं, ऐसे ना के बराबर देते हैं। आप जो सबसे जो अच्छा ऑप्शन हमारे पास है वो उसके एंड पे आप हाई स्ट्रेंथ रीबार को इनपुट करो, हायर डायमीटर को इनपुट करो, और वहाँ पे वो जो डायमीटर ऑफ बार जो यहाँ पे रहेगा विथ क्लोजली स्पेस्ड, जो इसका एज डिस्टेंस आप कह सकते हो बाउंड्री एलिमेंट का जो विड्थ होगा, ठीक है, जितना होगा आप वहाँ पे हाई डायमीटर देके उसका स्ट्रेंथन कर सकते हो, और जिसमें क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से वो स्ट्रेंथ रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बाउंड्री एलिमेंट का लोकेशन कहाँ पे होता है। आपको तो मैंने एक केस बता दिया कि आप एंड ऑफ द शेयर वॉल पे बाउंड्री एलिमेंट की जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक लोकेशन और है जहाँ पे आपके बाउंड्री एलिमेंट की और भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपका जो शेयर वॉल में लार्जर ओपनिंग हो, उस केस में जब नेक्स्ट टू दैट एक लार्जर ओपनिंग हो, तब आपको जस्ट पहले उसके पहले आपको बाउंड्री एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली दो जगह पे जनरली बाउंड्री एलिमेंट की ज़रूरत पड़ता है। एक तो वहाँ पे जहाँ पे नेक्स्ट टू दैट एक लार्ज ओपनिंग हो, चाहे आपका एंड ऑफ द शेयर वॉल हो, उस केस में आपको बाउंड्री एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बात समझ में आ गया। द लोकेशन ऑफ द बाउंड्री लाइन, ये होता है बाउंड्री लाइन की लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ एक्चुअली एट द एंड ऑफ द शेयर वॉल। और दूसरा केस कहाँ हो सकता है, जब आपके पास लार्जर ओपनिंग हो और उसके पहले आपको देना पड़ेगा बाउंड्री एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं, सॉरी दो लोकेशन होता है बाउंड्री एलिमेंट का। अब ये भी समझ में आया कि बाउंड्री एलिमेंट किस कहते हैं किसको है। बाउंड्री एलिमेंट कहते हैं जब हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं शेयर वॉल का एट द एंड, तो उसको हम लोग बाउंड्री एलिमेंट कहते हैं कि वहाँ पे हमने बाउंड्री एलिमेंट दिया है। दो टाइप्स आप दे सकते हो, चाहे हायर स्ट्रेंथ ऑफ रीबार आप दे सकते हो, चाहे आप बल्ब प्रोवाइड कर सकते हो शेयर वॉल के पास में, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बाउंड्री एलिमेंट का। अब हम पढ़ते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, वाई देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। आई विल राइट ए टॉपिक, वाई बाउंड्री एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बाउंड्री एलिमेंट्स को। तो क्या होता है ना कि ड्यूरिंग सीवियर अर्थक्वेक, जब बहुत ज़्यादा कस के अर्थक्वेक आता है, सपोज करते हैं ये बिल्डिंग है मेरा और इस बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा कर इसमें अर्थक्वेक आया है, सीवियर टाइप ऑफ अर्थक्वेक इसको सेक किया है इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो उस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक क्या होता है ना कि जो आपका फ्लैंग ऑफ जो शेयर वॉल है, ठीक है, एट द एंड कह सकते हो उस पार्ट को, फ्लैंग ऑफ द शेयर वॉल इज एट द हाई कंप्रेशन एंड द हाई टेंशन स्ट्रेसेस। दोनों एंड पे हाई कंप्रेशन और हाई टेंशन आने का चांसेस है वहाँ पे, ठीक है, सीवियर अर्थक्वेक के कारण से। और उसी कारण से हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बाउंड्री एलिमेंट की जरूरत पड़ती है।
अब आप मुझसे पूछेंगे कितना स्ट्रेंथ, कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, कितना टेंसाइल स्ट्रेसेस किससे एक्सीड नहीं करेगा, ये क्या इसका कैलकुलेशन होता है? डेफिनेटली हाँ, इसका कैलकुलेशन है। एक हमारे पास अपर लिमिट होता है, अगर इससे एक्सीड करेगा उस स्ट्रेस लिमिट से तो हमें बाउंड्री लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उस स्ट्रेस लिमिट से कम है तो हमें बाउंड्री लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपकी ऑब्वियस से क्वेश्चन हो सकता है क्या ये हर एक फ्लोर पे ज़रूरत पड़ती है बाउंड्री लिमिट को? तो मेरा आंसर है नो। हमें चेक करना होता है कि कौन सा फ्लोर पे आपकी जो स्ट्रेसेस है, जो आपका अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेसेस है, वो एक्सीड कितना कर रहा है। अगर वो उस वैल्यू से एक्सीड करेगा तो हमें बाउंड्री लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, वरना हमें बाउंड्री लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे इसको चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा IS कोड, दैट इज IS 139T02016, जो कि डक्टाइल डिज़ाइन एंड डिटेलिंग कोड है, उसमें बाउंड्री एलिमेंट के बारे में क्या बताया गया है। आप जब कोड ओपन करते हो एंड द क्लोज नंबर 10.4, जिसमें बाउंड्री एलिमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ से इसका क्लोजेज स्टार्ट होता है 10.4 से बाउंड्री एलिमेंट के बारे में, जिसमें हमारे पास 10.4, 10.4.1 और 10.4.2, और ये कंटिन्यू होके ये ख़त्म हो जाता है ऑन 10.4.5। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ क्लोजेज है जिसके बारे में वी हैव टू डिस्कस अबाउट हेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजेज है, जो कि आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सबसे पहले ये समझना है कि बाउंड्री एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है, जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है, जो उसका अपर लिमिट वैल्यू है, वो है आपका 0.2 FCK। इन सेंस कि अगर आपके पास अगर FCK आपके पास 25 है तो ये मल्टीप्लाई होकर ये 0.2 हो जाएगा। आपके पास 30 है तो मल्टीप्लाई होकर 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपर लिमिट वैल्यू आ गया, जिससे आपका स्ट्रेसेस इंक्रीज करेगा तो आपके बाउंड्री एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका पूरा अगर क्लोजेज आप पढ़ते हो कि द बाउंड्री एलिमेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द वर्टिकल बाउंड्रीज ऑफ द वॉल्स व्हेन एक्सट्रीम फाइबर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन द वॉल एक्सीड 0.2 FCK ड्यू टू द फैक्टर्ड ग्रेविटी लोड्स प्लस फैक्टर अर्थक्वेक फोर्सेस। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास फैक्टर ग्रेविटी लोड, नॉट एंड फैक्टर, दिस इज अप्लाइड टू द फैक्टर ग्रेविटी लोड एंड फैक्टर अर्थक्वेक फोर्सेस, अगर अप्लाई होगा तो आपके एक्सट्रीम फाइबर में, शेयर वाल का एक्सट्रीम फाइबर पे जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो अगर 0.2 FCK से ग्रेटर होगा तो आपके बाउंड्री एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे नोटिस करने के लिए एक बात है कि आपके पास फैक्टर अर्थक्वेक फोर्स होगा तभी ये बाउंड्री एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, वरना आपको बाउंड्री एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि जब आप सिंपल कोई शेयर वॉल है, सपोज करके एक इमेजिनरी शेयर वॉल में बता रहा हूँ, उसमें आपने अर्थक्वेक फोर्सेस अप्लाई नहीं किया इन सेंस, तो आपकी बाउंड्री एलिमेंट की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप उस शेयर वॉल पे अपने अर्थक्वेक फोर्सेस को अप्लाई किया है तभी आपको बाउंड्री एलिमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो ये तो समझ में आया कि जो हमारा 0.2 FCK है ये हमारा अपर लिमिट वैल्यू है, जिससे एक्सीड करेगा तो हमें बाउंड्री लिमिट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्लोजेस में आप जैसे दूसरा लाइन स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि द बाउंड्री एलिमेंट्स में बी डिसकंटिन्यूड एट एलिवेशंस वेयर एक्सट्रीम फाइबर कंप्रेसिव स्ट्रेस बिकम लेस देन 0.15 FCK। ठीक है, ये भी क्लोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो इसमें बताया गया है कि आप अपना बाउंड्री एलिमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, कंटिन्यू नहीं रखना, आप हटा सकते हो। आपके पास एक कंडीशन दिया गया है कि जब आपके एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द शेयर वॉल ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बिकम लेस देन 0.1 FCK, मतलब एक्सीड किससे नहीं होना चाहिए, 0.2 से एक्सीड होगा, 0.2 FCK से एक्सीड होगा तो आपको बाउंड्री लिमिट की जरूरत पड़ेगी। और डिसकंटिन्यू कब कर सकते हो, जब आपकी जो स्ट्रेसेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है, वो अगर लेस देन रहेगा 0.15 FCK से, तब आप अपना जो कह सकते हो कि जो बाउंड्री एलिमेंट है वो अपना डिसकंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली द रेंज विच इज गिवन बाय द IS 139T0 क्लोजेस। ठीक है, और आपको ये समझना है कि जो एक्सट्रीम फाइबर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है जो किससे यूज लेके आया हुआ है, लीनियरली इलास्टिक मॉडल से निकालना है आपको एंड ग्रोथ सेक्शन प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि जो आपका जो वैल्यू है 0.2 FCK, जो आपका अपर लिमिट वैल्यू है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का, जो आपको कौन सा क्लोड
ये आपको कोड बताता है IS 13920, जिसमें आपको बताया गया कि आप अगर आपको इस वैल्यू से एक्सीड करता है आपका स्ट्रेसेस इन द शेयर वॉल, तो आपको बाउंड्री लिमिट की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग सॉफ्टवेयर में इसी चीज़ को चेक करेंगे कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे इसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको करने के लिए आपको लोड कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको ईटैप्स ऑटोमेटेड लोड कॉम्बिनेशन जनरेट कर देता है शेयर वाल के लिए। आप अगर मैनुअल करना चाहते हो तो आप मैनुअल भी कर सकते हो, इट्स योर्स चॉइस। ठीक है, जितने भी आप शेयर वाल यहाँ पे जो जनरेट होगा, आप मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको डिफाइन में लोड कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सारी जो शेयर वाल का जो लोड कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। ये ऑटोमेटेड जनरेटेड है, आप यहाँ पे ऐड ए डिफ़ॉल्ट पे जा सकते हो और यहाँ से जनरेट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इसको कन्वर्टेबल रखो, तभी आप इसको इन्वेलप बना सकते हो। ओके, नहीं तो ये इन्वेलप नहीं बनेगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन ये जनरेट हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक इन्वेलप क्रिएट करना पड़ेगा। आप बोलोगे इन्वेलप क्यों क्रिएट कर रहे हैं? देखो, इन्वेलप आपको इसलिए क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि आप हर को एक एक करके चेक नहीं कर सकते हो, आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि कौन सा लोड कॉम्बिनेशन में स्ट्रेसेस है जो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा करोगे तो इट विल टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, आपको टाइम वेस्ट होगा। उसके चलते क्या करना है आपको, एक आसान उपाय है कि आप एक इन्वेलप क्रिएट करो। ठीक है, और उस इन्वेलप में सारे शेयर वाल का जो लोड कॉम्बिनेशन है उसके अंदर में उसमें रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मैं इन्वेलप क्रिएट किया हूँ। आप इसको मॉडिफाई करके जाओगे तो यहाँ पे जो टाइप रहेगा कॉम्बिनेशन टाइप, ये इसको इन्वेलप रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई इसको बाय मिस्टेकली इसको लीनियर ऐड कर देते हैं। अगर आप इसको लीनियर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सब लोड कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा, अब स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आपको शो करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हैं कभी भी, वो गलत है। आप यहाँ पे इन्वेलप को रखना है यहाँ पे चेंज करके, और यहाँ पे इसको ओके कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब ये हमारा इन्वेलप क्रिएट हो चुका है। अब हमें देखते हैं कि शेयर वॉल में आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आपको विजिबिलिटी अच्छे रखने के लिए आप यहाँ पे जितने भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, बीम दिख रहे हैं, फ्लोर दिख रहे हैं, उसको टाइम बीइंग आप उसको इनविजिबल कर सकते हो। फ्रॉम हेयर आप कॉलम को अनटिक करके ऐसे करके इसको कर सकते हो और ये इनविजिबल हो गया फॉर टाइम बीइंग। अभी परमानेंटली मैंने इसको डिलीट नहीं किया है, सिर्फ इनविजिबल किया हूँ मैं इसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जा सकते हो डिस्प्ले सेल स्ट्रेसेस और फोर्सेस के ऑप्शन लेके। चाहे आप यहाँ पे डिस्प्ले से भी ये ले सकते हो, चाहे आप यहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे यहाँ से इनपुट करोगे आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से रहेगा ये। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो कॉम्पोनेंट टाइप है इसको स्ट्रेसेस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे सेल स्ट्रेसेस, और आपको कॉम्बो में इन्वेलप रखना है। ठीक है, आप इसको एब्सोल्यूट मैक्स से रख सकते हो, यहाँ पे स्टेप टाइप नहीं देख के, ओके, स्टेप नंबर नहीं देकर आप एब्सोल्यूट मैक्स को रख सकते हो। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो आपको देखना है वो S11 और S22 में देखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे S11 में देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू है S11 का वो मैं चेक करता हूँ, ये बहुत ही कम आ रहा है, आप देख सकते हो। अगर इस शेयर वाल को मैं बात करता हूँ, ये 1 के आसपास में है। ठीक है, जो हमारा कैलकुलेशन था दैट वाज 0.2 FCK। अगर मैं यहाँ पे M25 यूज करता हूँ तो ये जो वैल्यू हो निकल के आएगा वो आएगा 5 न्यूटन mm²। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या मेरा जो शेयर वाला है, यहाँ पे जो शेयर वाला है इसमें जो स्ट्रेसेस है वो इससे एक्सीड कर रहा है कि नहीं। अगर ये वैल्यू इससे एक्सीड करता है इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको बाउंड्री लिमिट देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल के आएगा। अगर मैं S11 का देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यूज आर वेरी वेरी लेस, नो नीड टू वरी अबाउट हियर। लेकिन जब भी जैसे मैं S22 को देखूंगा, यू कैन जस्ट सी कि ये जो वैल्यू है आप देख सकते हो कि इट इज़ गोइंग टू क्रॉस 5 ईयर, 5.12, 5.08, 5.15। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 5 से एक्सीड कर रहा है, तो क्या मुझे देना पड़ेगा? यस। अगर ये वैल्यू 5 से एक्सीड करता है तो आपको यहाँ पे बाउंड्री लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी इस केस में। आप फिर इसी तरह से यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर को भी चेक कर सकते हो, ये भी एक्सीड कर रहा है, ये 6.7 के आसपास में आ रहा है, 5 से एक्सीड कर रहा है, यहाँ पे भी एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे करके आप जितने भी शेयर वाल है, ठीक है, आपके कोर वाल की
कि जितने भी शेयर वाला है यहाँ पे, ठीक है, आप वहाँ पे स्ट्रेसेस को अपना देख सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा देखना कि जो एंड पे है वहाँ पे ही ज़्यादा ये स्ट्रेसेस इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप नहीं देखोगे कि मिडिल में स्ट्रेसेस आएगा, ज़्यादातर ये एंड पे ही स्ट्रेसेस ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जो कि हम लोग पहले भी इसको बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे 7 पॉइंट कुछ जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे आप ऊपर चल के जाके देखोगे तो ये जो स्ट्रेसेस वैल्यू है ये 5 से ही कम आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। यहाँ पे 5 पॉइंट तक आ रहा, 5.6 तक आ रहा, बट जैसे आप ऊपर जाते हो तो ये वैल्यू डायरेक्टली चेंज होकर देख सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ, 2.53, 2.12 ये सब वैल्यू 5 से नीचे है। तो यहाँ आप ऐसा है कि अब हम लोग क्लोजेस नंबर 10.4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस क्लोजेस में बोला गया है कि जो बाउंड्री एलिमेंट है आपका जो शेयर वॉल में, जैसे हम लोग जस्ट पहले देखेंगे किस तरह से बाउंड्री एलिमेंट को देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो उस केस में जो आप बाउंड्री एलिमेंट आप जो दोगे उसके पास एक इनफ एक्सियल कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, एज्यूमिंग ए शॉर्ट कॉलम एक्शंस। ओके, एंड दिस आल्सो हैज टू टेक द एक्सियल कंप्रेशन आल्सो, और जो एक्सियल कंप्रेशन किससे आते हुए हो, ग्रेविटी लोड से आते हुए हो और लैटरल सिस्मिक शेकिंग इफेक्ट से आ रहा हो, वो लोड को भी वो अच्छे से कैरी कर सकता है। ऐसे आपको उसको बाउंड्री एलिमेंट को देना पड़ेगा। सो दिस क्लोज इज वेरी okay, like if you're any providing the like boundary element, like I told you how you need to provide it, that boundary element should be very enough to take it the axial compression load. Okay, so that is very simple things that actually says you. अगला हम लोग क्लोजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक पार्ट है ऊपर वाले क्लोजेस का ही, जिसमें बताया गया है कि जो द लोड फैक्टर फॉर द ग्रेविटी लोड शैल बी टेकन एज 0.8। ठीक है, मतलब जो लोड फैक्टर आपको जो होता है, जैसे कि फैक्टर लोड कहते हैं ना, 1.2 हो गया आपका फैक्टर लोड हो गया। ठीक है, उसी तरह से जो द लोड फैक्टर फॉर द ग्रेविटी लोड शैल बी टेकन 0.8 आप ले सकते हो। किस केस में? वह केस में जब ग्रेविटी लोड्स गिव्स ए हायर एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट। मतलब जो ग्रेविटी लोड है अगर हायर एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा है बाउंड्री एलिमेंट का, ठीक है, तो उस केस में जो आप फैक्टर है वो 0.8 यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझता हूँ कि एक समझो कि एक मॉडरेट एक्सियल कॉम्प्रेशन जो रिजल्ट है इन हायर मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द वॉल्स, ये जो बेनिफिशियली इफेक्ट ऑफ एक्सियल compression by gravity loads should not only be fully relied upon the design only due to the possible reduction in magnitude of the vertical accelerations। हम लोग को जो जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है एक्सियल कंप्रेशन ग्रेविटी लोड्स का, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन के बिहाफ पे ही नहीं, हमें इसका जो रिडक्शन होगा उस पर हम लोग रिलाई करना चाहिए। हमें जो ग्रेविटी लोड्स का है उस पर भी हम लोग फैक्टर को कम करके फैक्टर लगा के उसको कम करके हम लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं उसके रिडक्शन पे। एग्जांपल के तौर पे समझना है तो आप समझो कि एक बाउंड्री एलिमेंट है जिसका जो अनफैक्टर एक्सियल कंप्रेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है एंड ड्यू टू द अर्थक्वेक कुछ 400 किलोन्यूटन है, और यहाँ पे ग्रेविटी के कारण से और सिस्मिक के कारण से ये जो है वो 50 किलोन्यूटन है एग्जाम्पल के तौर पे। ऑल्सो आप एज्यूम करो कि जो बेंडिंग मोमेंट इन द वॉल ड्यू टू द सिस्मिक फोर्स है वो एडिशनल एक फोर्स क्रिएट कर रहा है अबाउट 800 किलोन्यूटन का सिस्मिक फोर्स के कारण से अगेन। ओके, तो आपको जो एलिमेंट जो बाउंड्री एलिमेंट आपको जो डिज़ाइन करना होता है, ओके, तो आप जो फैक्टर कंप्रेशन फोर्सेस का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका 1.2 400 प्लस 50 प्लस 800 होगा, जिसको आप कैलकुलेट करोगे इसको और उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको जो बन के आएगा अराउंड ये 1500 किलोन्यूटन के आसपास में आएगा। ओके, जो फैक्टर डिज़ाइन टेंशन फोर्सेस आएगा, ठीक है, इसी का मैं फैक्टर डिज़ाइन टेंशन फोर्सेस का अगर मैं बात करता हूँ तो वो होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 800। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये जो बन के आएगा वो माइनस 700 किलोन्यूटन बन के आएगा। ओके, तो यहाँ से ये पता चलता है द लोड
factor of 0.8 has been used for the gravity load, as the gravity loads adds to the strength of the wall by reducing the design tension in the boundary limit. ओके तो ये आप यहाँ पर समझ जाना कि जैसे ही 0.8 आपको फैक्टर आपको जो यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है, दैट इज ओनली फॉर रिडक्शन इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ आप कह सकते हो कि उसका यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे 0.8 यूज एज ए फैक्टर करके आप यूज कर सकते हो और फॉर द डिजाइनिंग द बाउंड्री एलिमेंट। सो ये क्लोजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजेज है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस क्लोजेज ओनली, ठीक है। जो मेन नेक्स्ट क्लोजेज है दैट इज ए 10.4.3, जिसमें यहाँ पे डिस्कशन किया गया है रिगार्डिंग द परसेंटेज देयर, राइट। सो द वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन द बाउंड्री एलिमेंट शैल नॉट लेस देन 0.8% एंड नॉट ग्रेटर देन 6%। आपको 6% से ज़्यादा भी नहीं देना है वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन द बाउंड्री एलिमेंट और 0.8% से कम भी नहीं देना है। जैसे कि आप कॉलम डिजाइन करते हो तो वहाँ पे भी आप मिनिमम परसेंटेज 0.8 प्रोवाइड तो करते ही करते हो, उस तरह से यहाँ पे भी यही बात किया गया है कि जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है जो कि बाउंड्री एलिमेंट पे आपको प्रोवाइड करना है, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.8 टू 6%। ऐसे 6% वेरी हाई रेनफोर्समेंट, आप तो 6% दोगे नहीं, जनरली यू विल कीप इट नियर अबाउट 0.8 टू 4% इज मोर देन एनफ। ये भी बहुत हाई बता दिया मैंने 4%, ठीक है। एट द प्रैक्टिकल अपर विल बी 4% टू अवॉइड कंजेशन, कि यहाँ पे नेक्स्ट में आपको ये चीज़ भी बताया गया ही है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लोजेज लाइक 10.4.4, जिसमें डिस्कस किया गया है स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट के बारे में। इस क्लोज में आपको बताया गया है कि आप थ्रू आउट द इंटायर हाइट ऑफ योर शेयर वॉल आपको स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपको क्लोज्ड स्पेस रेनफोर्समेंट आपको स्टीरप्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट द हाइट। और इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने ऊपर में कुछ पॉइंट्स को भी रखा है, जैसे कि जो स्पेसिंग होगा आपका शायद नॉट मोर देन दैट, आप जो स्पेसिंग आपको प्रोवाइड करना स्टीरप्स का वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/3 ऑफ द मिनिमम मेंबर डायमेंशन ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट। The B point is related to the 6 times the diameter of the smallest longitudinal reinforcement bars. And third point है जिसमें बताया गया कि 100 mm रखना है, but maybe you can relax to 150 mm if the maximum distance between the cross ties and parallel legs of the link ties are limited to 200, but need not to be less than 100 mm। मतलब बेसिकली मैं बात करूँ तो आपको जो स्टीरप्स का जो स्पेसिंग है वो 100 से 150 भी रख सकते हो, 150 भी, बट लेकिन आपको 150 पे कंडीशन है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस टाइज एंड पैरेलल लिंक्स लेग्स ऑफ द लिंक्स होगा वो लिमिटेड होना चाहिए 200 mm के बीच में, तभी आप 150 आप यूज कर सकते हो। बट अदर केसेस दे हैव टू बी यूज नॉट लेस देन द 100 mm। ये डिसाइड किया गया है आपका क्लोजेज में। अगला क्लोजेज है जिसमें बात किया गया है 10.4.5 में, जिसमें यह बताया गया है कि द बाउंड्री एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड इफ इंटायर वॉल सेक्शन इज प्रोवाइडेड विद स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट। अगर आप पूरा वॉल्स पे ही आप स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में आपको बाउंड्री एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी अभी तक हम लोग कोड में हम लोग जो पढ़े हैं, अगर उसको मैं एक समरी के रूप में, एक पॉइंट्स के रूप में आपको अगर बताता हूँ, तो अगर आपको बाउंड्री एलिमेंट प्रोवाइड करना है, ओके, एंड आप अगर इसको वर्टिकल रेनफोर्समेंट लेआउट की तरह समझना चाहते हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्टिकल रेनफोर्समेंट लेआउट ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। अगर इसका मैं एक छोटा सा एक स्केच बना दूं आपको तो और अच्छे से समझ जाओगे। सपोज करता हूं कि ये मेरा एक शेयर वॉल है और इस शेयर वॉल में ये एक शेयर वॉल है जिसमें कि हम लोग इसको जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे जो बाउंड्री एलिमेंट का जो लेंथ है वो हम लोग कुछ इसको स्पेसिफाइड किए हैं, मान के चलो 300 mm है, और यहाँ पे हम लोग ने रिबार इनपुट किया है और ये हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। और इसमें हम लोग ने हुक प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ओके। तो
यहाँ पे हमें ये सीखना है कि ये जो आपका लेआउट है, जो बाउंड्री एलिमेंट जो है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, दिस इज द बाउंड्री एलिमेंट ऑफ द शेयर वाल। ठीक है, तो इसको डेवलप करने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको ईटैप्स में या और भी कोई सॉफ्टवेयर में आपको कौन सा मेथड को उपयोग करना पड़ेगा। मेथड करने का मतलब है कि कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोड में तो प्रोविज़न आपको बना हुआ है कि आपको कुछ लिमिट है जो कि आपको फॉलो करना है कोड में। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे बाउंड्री एलिमेंट को बनाना है तो मैं कैसे एक स्टेप्स को प्रोवाइड करूँगा, वो क्या हमारे पास कोड में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जो दी हुई थी, एक मैं स्टेप के फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ, तो कैसे ये स्टेप फॉर्म होगा उसके बारे में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला जो थिंग है जो आपका है वो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। पहले तो आपको देखना है कि आपको पार्टिकुलरली शेयर वॉल में क्या वहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट का ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड थिंग है जो आपको समझना है कि मुझे यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ बाउंड्री एलिमेंट में दे रहा हूँ। क्या वो एक ऑर्डिनरी बाउंड्री एलिमेंट है, क्या वो एक स्पेशल बाउंड्री एलिमेंट है, वो मुझे डिसाइड करना है। जो थर्ड स्टेप जो यहाँ पे बन के आएगा वो आएगा कि आपके पास बाउंड्री एलिमेंट का लेंथ क्या होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट लेंथ। ठीक है, ये जो मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट ऑफ द लेंथ, ये इसी का एक पार्ट मान के चलो। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आप कुछ लेंथ लोगे बाउंड्री एलिमेंट का, उसको ट्राई करोगे और वहाँ पे आप देखोगे कि जो मैं लेंथ लिया हूँ और इस लेंथ पे क्या मेरा पीटी परसेंटेज जो आप स्पेसिफाइड किए हो 6% 4%, उससे ज़्यादा अगर आएगा पीटी परसेंटेज से तो आपको लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज होगा तो पीटी परसेंटेज रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका कह सकते हो जो इसी का एक नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बाउंड्री एलिमेंट लेंथ। आपने कुछ इनिशियल टाइम पे बाउंड्री एलिमेंट लेंथ दोगे, उस लेंथ पे चेक करोगे कि मेरा पीटी परसेंटेज कितना है। अगर उस लेंथ पे पीटी परसेंटेज आपका 6% से ज़्यादा आ रहा है, सपोज करता हूँ आपने लिमिट रखा है 6% और उससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि आपको बाउंड्री एलिमेंट को लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो यही इसी का एक पार्ट है ये। अगला जो आपका स्टेप होने वाला है बाउंड्री एलिमेंट में वो होने वाला है कि आप अगर मुझे लेंथ मिल गया है तो आप क्या करोगे, आप डिटरमाइन करोगे पीएम स्ट्रेंथ को। ठीक है, मोमेंट और एक्सियल का इंटरेक्शन स्ट्रेंथ को आप डिटरमाइन करोगे। ठीक है, फिर फाइनली आप जब सब चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हो लेंथ वगैरह सब चीज़ से, तब आप रेनफोर्समेंट लेआउट, आप कह सकते हो वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने स्टेप आपको यहाँ से लिखाया है पूरा, ये सेम स्टेप आपको फॉलो करना है ईटैप्स में भी, सेम चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि बहुत सारे जो स्टेप है ईटैप्स में वो ऑटोमेटेड हो जाता है। आपको ऐसा नहीं कि आपको लेंथ देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लेंथ को कैलकुलेट करके आपके सामने वो रख देगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि मैं ईटैप्स में कौन सा मेथड को फॉलो करूँगा। हमारे पास 3 मेथड था, मैंने ऑलरेडी 2 मेथड डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट और जनरल रेनफोर्समेंट के बारे में।
जो थर्ड मेथड है वो स्पेशली कहो कि वो डिज़ाइन किया गया है बाउंड्री एलिमेंट के लिए ही, और उस मेथड को बोलते हैं कंप्रेशन एंड टेंशन मेथड, जो कि हम लोग उसको देखेंगे अभी जस्ट। अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा लेआउट और पूरा जो प्रोसेस है बाउंड्री एलिमेंट का वो कैसे होने वाला है इस स्टेप से। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा कंप्रेशन एंड टेंशन मेथड होता है जो डिज़ाइन करने के लिए शेयर वॉल के लिए, वो उसका बेसिक आइडिया क्या है उसके डिज़ाइन करने के पीछे का, मतलब कि वो कैसे प्रोसेस करता है वो पूरा डिज़ाइन को, वो हम लोग समझते हैं। देखो, यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट मेथड और जनरल रेनफोर्समेंट मेथड दोनों का जो प्रोसीजर है डिज़ाइन करने का, जो मेथड है डिज़ाइन का, वो बहुत डिफरेंट है कंप्रेशन एंड टेंशन मेथड से। अगर मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म और जनरल इन्फोर्समेंट के दोनों के बीच में, तो उन लोग दोनों के बीच में बहुत सिमिलरिटी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन एंड टेंशन मेथड का रेनफोर्समेंट डिज़ाइन में शेयर वॉल के लिए, तो वो एकदम ही अलग मेथड है इसका डिज़ाइन करने के लिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, समझ लो कि जो आपका सिंप्लीफाइड, आई विल राइट इट हियर, सिंप्लीफाइड compression and tension pier section, ये जो मेथड है वो बेसिकली तो मैं कहूँगा कि ये तो मेन फोकस इसका बाउंड्री एलिमेंट पे ही है इसका, और आपको जब भी बाउंड्री एलिमेंट का डिज़ाइन करना होगा तो आप इसी मेथड को उपयोग करोगे। क्यों इस मेथड का उपयोग करोगे? क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया होता है बिहाइंड द सिंप्लीफाइड कंप्रेशन एंड टेंशन मेथड का, वो होता है कि जो एक्सियल फोर्सेस है, ओके आई विल राइट इट, एक्सियल फोर्सेस एंड मोमेंट, ठीक है, वो कौन कैरीड करेगा? इट इज कैरीड बाय ओनली द बाउंड्री एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो आपके स्ट्रक्चर पे जो एक्सियल फोर्सेस और जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है उसको कैरी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो बाउंड्री एलिमेंट आप प्रोवाइड करोगे वही आपको हेल्प करेगा, वही आपको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, आप ऐसा कर सकते हो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफाइड एंड कंप्रेशन डिज़ाइन में सेक्शन में। मतलब ये हुआ कि जो मिडिल पार्ट, अगर मैं बाउंड्री एलिमेंट को छोड़ दूंगा शेयर वॉल में, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये अगर बाउंड्री एलिमेंट है, तो जो एक्सियल फोर्सेस और मोमेंट का जो रेजिस्टेंट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाउंड्री एलिमेंट से मिलेगा, और ये जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो है, ये इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है इन कैरिंग द मोमेंट एंड एक्सियल फोर्सेस, ऐसा समझो आप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से ये बाउंड्री एलिमेंट जो होता है वो डिज़ाइन होता है इन सिंप्लीफाइड कंप्रेशन एंड टेंशन सेक्शन में, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको मैं बताता हूं कि ओवरऑल होता क्या है यहाँ पे कंप्लीटली। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर वॉल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। आप इसको सेट डिस्प्ले ऑप्शन से क्लोज कर सकते हो, बाकी चीज़ें आपको शेयर वॉल ही सिर्फ यहाँ पे ऑन है। यहाँ पे आप एक शेयर वॉल को आप सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्ट शेयर वॉल को। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो आपके पास जो लैटरल फोर्सेस यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से इसको इफेक्टेड करेगा। आपका ये वाला जो पार्ट रहेगा वो आपको टेंशन में रहेगा, और ये वाला पार्ट को आपका कंप्रेशन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें रिवर्स हो जाएगी जब आपका जो फोर्सेस है वो अलग डायरेक्शन से अप्लाई होता है। अगर ये मैं डायरेक्शन अलग कर देता हूँ इसको, तो ये जो आप देख रहे हो टेंशन इधर और कंप्रेशन इधर, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो जब भी ऐसा आपको मिलेगा कि सिंप्लीफाइड और
जो आपका टेंशन एंड कंप्रेशन सेक्शन में क्या हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि जो आपका जो एक्सियल फोर्सेस है और जो आपका बाउंड्री जो आपका मोमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाउंड्री एलिमेंट ही उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। ओके और वो कैसे प्रोवाइड करेगा? फॉर्मिंग ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन इन द सेक्शन। ठीक है, तो आपको बाउंड्री एलिमेंट अगर डिजाइन करना होगा तो आपको ऐसा एज्यूम करके चलना है कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वॉल स्ट्रेंथ इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। ओके और उसको फिर आप सेंट्रल पार्ट को आप मिनिमम रेनफोर्समेंट से आप उसको दे के फिर आगे फर्दर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये डिज़ाइन थोड़ा कंजर्वेटिव डिज़ाइन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल फोर्सेस एंड फ्लेक्सुरल डिज़ाइन पे। ठीक है, तो जो आपका सिंप्लीफाइड कंप्रेशन एंड टेंशन वाला जो पियर सेक्शन है इज ऑलवेज इट इज एक्टिंग एज ए प्लानर। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ए प्लानर पी एंड एम। ओके, पी M2 M3 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पी और एम के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं ओवरऑल अगर सम अप करूँ इस चीज़ को तो ये मुझे यहाँ से ये आपको सीखने को मिलता है कि जो आपका बाउंड्री एलिमेंट है जो आप डिज़ाइन करोगे थ्रू सिंप्लीफाइड एंड कंप्रेशन के हेल्प से, उसमें ये होगा कि जो आपका बाउंड्री एलिमेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज़ ओनली द टेकिंग द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंट इन द एक्सियल फोर्स एंड द मोमेंट, और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द शेयर वाल है उसका स्ट्रेंथ को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, और ये ओवरऑल आपका डिज़ाइन आपको यहाँ से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफाइड एंड कंप्रेशन पियर सेक्शन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर इसको आपको जो आपने लैटरल फोर्सेस यहाँ पे लगाया है, अगर इसको आपको देखना है कि ये कंप्रेशन कौन सा ले रहा है और टेंशन कौन सा ले रहा है, कैसे ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने यहाँ पे लोड केसेस को जनरेट किया होगा अर्थक्वेक के लिए EQ और EQY, आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इस लोड केसेस के हेल्प से आप देख सकते हो। तो क्या करेगा, देखो कभी भी आपको अगर कोई शेयर वाल के लिए डिज़ाइन करना है बाउंड्री एलिमेंट, तो आपको ये समझना है कि आपको सिंगल सिंगल ही शेयर वाल लेके डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसे आप ग्रुप में नहीं लोगे कि ये मेरा और ये तीनों कोर एक साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको बाउंड्री एलिमेंट डिज़ाइन करना होगा तो आप इंडिविजुअली हर एक शेयर वाल को लेके डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो सपोज करता हूँ कि मैंने इसको सिलेक्ट किया हूँ और इसका मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा पार्ट कंप्रेशन में है और कौन सा पार्ट टेंशन में है। तो क्या कर सकते हो, आप अपना इस वाले जगह पे जा सकते हो, आपको सेल फोर्सेस और स्ट्रेसेस पे अपना लोड केसेस सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये ध्यान देना, ये जो मैं चेक करने वाला हूँ दैट इज़ इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये वाई के लिए शेयर वाल आ रहा है ये। ठीक है, एक्स के लिए मेरा ये शेयर वाल होगा, तो इस शेयर वाल को मैं जब चेक करूँगा तो ये मेरा लोड केसेस एक्स रहेगा यहाँ पे, और मैं जब इस वाले शेयर वाल को चेक करूँगा तो ये मेरा वाई रहेगा, ये समझना आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना लोड केसेस को वाई को रखोगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके देखना है आपको। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो तो आपको यहाँ पे देखना, ये आपको नेगेटिव साइन यहाँ दिखाएगा -111। इस वाले पार्ट पे जाओगे तो ये आपको पॉजिटिव दिखाएगा। तो जब भी आप वहाँ पे जब नेगेटिव आपको दिखाएगा तो ये समझना कि वो कॉम्प्रेशन में है। ठीक है, नेगेटिव साइंस इंडिकेट दैट दिस पार्ट ऑफ द शेयर वाल इज ऑन द कॉम्प्रेशन। पॉजिटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो शेयर वाल है वो टेंशन में है। इस तरह से आप F11 को भी देखोगे तो आपको कुछ इसी तरह से नजर आएगा वो। ठीक है, -18 + 3.4। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप कह सकते हो कि ये जो कम्प्लीटली पार्ट है ये मेरा कंप्रेशन में है और ये पार्ट मेरा टेंशन में है। ओके, अगर आप ये कब होगा पहले आप समझना, ये मैंने बोला कि अगर ये पार्ट आपका अगर कंप्रेशन में है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये पार्ट आपका कंप्रेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन से अभी लग रहा है, तभी ये पार्ट आपका टेंशन में है। ओके, अब इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या ये मुझे रिजल्ट रिवर्स में दिखाता है कि नहीं, वो जस्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपना जो आपका डिफाइंड लोड केस है यहाँ पे EQY के लिए, इसका एक एड कॉपी करो, यहाँ पे माइनस को रखो -EY। ठीक है, और ये स्केल फैक्टर -1 रहेगा यहाँ पे।
और इस केस को आप रन करना है। पहले जो फोर्सेस लग रहा था, अब उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होके लगेगा। अब वेट करो इसको रन करने के लिए, जब ये रन कंप्लीट होता है तभी आप चेक कर सकते हो। तो अब मैं सेम चीज़ चेक करूंगा फिर से। अब यहाँ ई वाई की जगह पे माइनस ई वाई रहेगा, और फिर मैं अप्लाई करके चेक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये जो पार्ट है मेरा, अब ठीक है, ये जो मेरा पार्ट है वो अब कंप्रेशन में आ गया है। सॉरी, ये मेरा पार्ट अब जो टेंशन में आ गया है, और ये वाला पार्ट मेरा अब कंप्रेशन में आ गया है। हमने क्या किया है कि डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया अब। ठीक है, मतलब अब फोर्सेस जो है वो अब इस साइड से अप्लाई हो रहा है, जस्ट इसके अपोजिट साइड से फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, इस साइड से फोर्सेस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको इस साइड से फोर्सेस अप्लाई होगा, तो जब भी आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस चेंज होगा, तो आपका कंप्रेशन और टेंशन वाला जो पार्ट है वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये समझ में आ गया है कि जब भी फोर्सेस लगता है, एक पार्ट कंप्रेशन में और एक पार्ट टेंशन में रहेगा। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पे भी अप्लाई करके बताऊंगा। आप इस वाले लोड के, सॉरी इस वाले भी शेयर वाल में, ये यहाँ समझना कि ये अभी y नहीं रहेगा, अब ये x पे आपको ये दिखेगा आपको। तो x पे आप जाके जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखना जैसे मैंने x पे गया हूँ, इस वाले पार्ट, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव में इसका रिजल्ट दिखा रहा है, तो ये आपका कंप्रेशन में है। और जैसे मैं इस साइड आऊँगा, ठीक है, ये नेगेटिव में दिखा रहा है, ये मतलब समझो कि सॉरी, ये अगर आपको नेगेटिव में दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन में रहेगा, और ये जो पॉजिटिव में जो दिखा रहा है वो आपका टेंशन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अगर आप इसको इक्यू एक्स को माइनस में यूज करोगे तो जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि अब देखो हम लोग ने यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशन जनरेट होता है, ठीक है, वो प्लस में भी होता है, एक माइनस में भी लोड कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। ठीक है, तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साइड तो कंप्रेशन में रहेगा तो अगला साइड टेंशन में हो जाएगा, अगला साइड कंप्रेशन में रहेगा तो अगला साइड टेंशन में रह जाएगा। ठीक है, जब फोर्सेस को रिवर्स किया जाएगा, तो लोड कॉम्बिनेशन में ऐसे भी इसका जो लोड कॉम्बिनेशन जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो हम लोग जनरेट करेंगे ही करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब डिफाइन में लोड कॉम्बिनेशन आप इसको चेक करोगे, अगर मैं यहाँ पे यूडिकॉन S9 को मैं चेक करता हूँ, वॉल S9, ठीक है, अभी ये पॉजिटिव में है, लेकिन मैं इसका 10 वाला देखता हूँ तो ये आपका EQY नेगेटिव में चला गया है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये लोड कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। आपको फिर से ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव क्रिएट करना है, एक नेगेटिव लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, ऐसा लोड केसेस क्रिएट करना है, ऐसा नहीं ज़रूरत है आपको। ये ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन में ये ऑलरेडी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको डिज़ाइन किया जाता है, तो आपको फिर से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको जनरेट करो यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे, जब आप इसको सिलेक्ट करके इसको आप डिज़ाइन करते हो, आपको यहाँ से क्या करना है, इसका जो प्रेफरेंस है, ठीक है, इसको आपको रखना है कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, आप टेंशन एंड कंप्रेशन कर सकते हो, बात एक ही होता है, सिंप्लीफाइड टेंशन एंड कंप्रेशन या सिंप्लीफाइड कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको जो पैरामीटर्स है यहाँ पे जितना भी, ठीक है, लाइक DB1 लेफ्ट बॉटम, DB2 लेफ्ट बॉटम, ये ठीक है, ये पैरामीटर्स ये आपको जो ये जीरो इनिशियल टाइम है ये आपको बताता है कि अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जीरो रहेगा, आप यहाँ पे इसको अपना हिसाब से यहाँ पे बाउंड्री लेंथ दे भी सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि आप इसको जीरो रखो और सॉफ्टवेयर को बोलो कि आप कैलकुलेट करके दो बाउंड्री लिमिट। ठीक है, तो इनिशियली देखो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, पहले आपको जो शेयर वाला है, जितना भी शेयर वाला है, इनिशियल साइज क्या लेगा शेयर बाउंड्री एलिमेंट का, जितना आपका विड्थ रहेगा शेयर वाल का, सॉरी जितना आपका ये विड्थ रहेगा शेयर वाल का, उतना ही ये बाउंड्री एलिमेंट लेगा फर्स्ट टाइम पे। ओके, उसके बाद अगर ये जो बाउंड्री एलिमेंट, अगर आपने यहाँ पे जो पीटी परसेंटेज इसका आपने 6% दिया है, पीटी परसेंटेज फॉर टेंशन और कंप्रेशन में आपने 0.06 और 0.04 आपने यहाँ पे दिया है, अगर इसका एक्सीड करता है, ठीक है, अगर 6% ना मान के चलो वहाँ पे आपका
7% आ रहा है या 8% आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपना लेंथ को नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करेगा। अभी इनिशियल में वो बाउंड्री एलिमेंट का जो लेंथ रखेगा, विड्थ रखेगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट वो विड्थ का बराबर रखेगा। फिर उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है यहाँ से, तो फिर वो अपना लेंथ को चेंज करके, ठीक है, फिर से रन करेगा एनालिसिस को, मतलब डिज़ाइन को फिर से रन करेगा। फिर एक सिंप्लीफाई एक लेंथ लेके आएगा जिसमें वो अपना सेटिस्फाई कर देगा पूरा आपका ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जब ये कब फेलियर घोषित करेगा, ये जो अगर ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो मैंने अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये मेरा बाउंड्री एलिमेंट का जो लेंथ है, ठीक है, मैं इसको बाउंड्री एलिमेंट का टी बी से डिनोट करता हूँ, बाउंड्री एलिमेंट लेंथ, ठीक है। अगर ग्रेटर देन एल डब्ल्यू बाई 2 आएगा, ठीक है, तो ये अपने आप को फेलियर घोषित कर देगा कि आपका जो शेयर वाल है वो फेल हो चुका है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बाउंड्री एलिमेंट का लेंथ नहीं रह सकता है। ओके, तो कभी भी सिंप्लीफाइड आप जो टेंशन और कॉम्प्रेशन सेलेक्ट करते हो, तो सबसे पहले क्या करता है, जो इनिशियल बाउंड्री एलिमेंट जो साइज होता है उसका, वो वो विड्थ कितना रख के वो एनालाइज करेगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये अपना पीटी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। वो पीटी परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसको लगेगा कि ये पीटी परसेंटेज मेरा एक्सीड कर रहा है, ठीक है, 4% से, तो वो क्या करेगा, अपना साइज को इंक्रीज करेगा, वो, ठीक है, वो अपना साइज को इंक्रीज करने के बाद फिर से आपको डिज़ाइन करेगा। अगर वो फिर पीटी परसेंटेज आप जितना मैक्सिमम रखे हो, अगर उसके पास में वो आ जाता है, तो फिर रन स्टॉप हो जाएगा, डिज़ाइन स्टॉप हो जाएगा, और आपको फाइनल वो बाउंड्री एलिमेंट आपको वहाँ पे दे देगा, ठीक है। कुछ छोटा मोटा पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम लोग समझते हैं, जैसे कि DV1 लेफ्ट बॉटम, DV2 लेफ्ट बॉटम, DV1 राइट बॉटम, DV2 राइट बॉटम, और ये सब DV1 लेफ्ट टॉप, DV2 लेफ्ट टॉप, DV1 राइट टॉप। ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में क्या है। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं यहाँ पे प्लान व्यू ऑफ द शेयर वॉल में ड्रॉ करूँगा। ये सपोज करो ये आपका प्लान व्यू ऑफ द शेयर वॉल है। अगर आप इसका एलिवेशन देखोगे तो कुछ इस तरह से आपका एलिवेशन रहेगा शेयर वॉल का। इस एलिवेशन में आपको ये समझना है कि हमारे पास 4 बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके बात करता हूँ तो ये मेरे टॉप लेफ्ट, ये हो गया आपका बॉटम लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका टॉप राइट, और ये हो जाएगा आपका बॉटम राइट, ठीक है। तो 4 पैरामीटर्स हैं, सॉरी 4 लोकेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है शेयर वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमें वहाँ पर समझना है, ठीक है। तो इसी लोकेशन में जो DB1 है, ओके, जो DB1 आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DB1, ये आपका लेंथ एज लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बाउंड्री एलिमेंट का एज लेंथ ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। ओके, तो आपको जब भी DB1 मिलेगा, आप ये समझना कि वो आपको बाउंड्री एलिमेंट का एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो DB2 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसका थिकनेस का, ठीक है। तो DB2 रिप्रेजेंट बाउंड्री एलिमेंट थिकनेस, ओके। तो DB2 जो है आपको बाउंड्री एलिमेंट थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। DB1 आपको एज लेंथ, बाउंड्री एलिमेंट का जो एज लेंथ होगा, ठीक है, जो मैं पहले आपको बताया था एज लेंथ, ठीक है, ये आपका बाउंड्री एलिमेंट का एज लेंथ हो गया, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है DB1 से। DB2 से उसका थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट, सॉरी जो लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम जो है, वो आप यहाँ से समझ जाना कि आपको इसके लोकेशन के बारे में बात किया जा रहा है, और DB1 आपका एज लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है, और DB2 आपका कह सकते हो कि उसका थिकनेस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कभी आपको सपोज करता हूँ कि बल्ब टाइप शेयर वॉल अगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपको DB2 में ही चेंज करना पड़ेगा। DB2 का थिकनेस जो होगा आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट के लिए, तभी आप बल्ब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे बताना, सपोज करता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह सा अगर यहाँ पे करेंटली मेरे पास शेयर वॉल ऐसा है, ठीक है, मैं इसको बल्ब टाइप शेयर वॉल बनाना चाहता हूँ, तो आपका बल्ब टाइप शेयर वॉल कुछ इस तरह से रहेगा।
ठीक है। अगर इसका आपको ये सेक्शन मान के चलो कि सेम सेक्शन है, सेक्शन में कोई डिफर नहीं है, ठीक है, जूम करके चलो, और इसमें जो मेरा एज लेंथ है ये मेरा db1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो एज लेंथ तो मैंने db1 को सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, db जो 2 होगा, ठीक है, चाहे वो आप राइट बॉटम के लिए कर लो चाहे लेफ्ट बॉटम के लिए कर लो, आपको इसका थिकनेस को इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो जैसे इंक्रीज करोगे तो आपको इस तरह से बल्ब मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको इंक्रीज किया है सिर्फ। ओके, बाकी ये जो चीज़ है ना ये तो सेम ही रहेगा ना, एज लेंथ को हम लोग ने क्या किया, db2 को इंक्रीज किया है। db2 क्या बनेगा, आपका थिकनेस बनेगा। ओके, तो इस तरह से अगर आपको इस तरह का बल्ब सेक्शन देना है तो आपको db2 में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, आप वहाँ पे थिकनेस आपको इंक्रीज देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके,